वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं भूमेश अग्रवाल और अब हम पढ़ेंगे आज केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है आपका 10th क्लास का, इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं इसकी पहले ही 3 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैंने एक में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताई है, एक में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई है और एक में रेडॉक्स रिएक्शन और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन बताई है। और ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10-10 मिनट की वीडियो है, जरूर देखना, उससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है वर्ड से कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो आप समझते ही होंगे। डिस्प्लेस मतलब रिप्लेस कर देना, किसी एक की जगह कोई दूसरा आकर अगर बैठ जाता है या उसे रिप्लेस कर देता है तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लिया किसी कंपनी में कुछ बंदे काम कर रहे हैं, यानी कुछ कर्मचारी हैं, उन्हें हटाकर अगर उनसे बेहतर लोगों को रख लिया जाए तो कहा जाता है ना कि इस कंपनी ने कुछ लोगों को डिस्प्लेस कर दिया है। या फिर मान लिया 2 दोस्त हैं, जैसे आप मान लो कि रिंकू और सोनू 2 दोस्त हैं, और अगर बाहर से कोई एक तीसरा बंदा आ जाए, मान लिया गोलू आ गया और उसने सोनू को तो उसकी दोस्ती तोड़वा दी और खुद रिंकू का दोस्त बन गया, तो उसने सोनू को डिस्प्लेस कर दिया ना गोलू ने। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई 2 बंदे पहले से बैठे हो और तीसरा आकर उन 2 में से किसी एक को भगाकर खुद वहां बैठ जाए तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, मान लिया आप क्लास में बैठे हो अपने दोस्त के साथ और एक पावरफुल बच्चा आ गया क्लास का और उसने आपको वहां से भगा दिया और खुद वहां बैठ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमिस्ट्री में भी होती है। और जैसे मैंने अभी क्या कहा, हर जगह एक ही बात है, जो पावरफुल है वही डिस्प्लेस कर सकता है कमजोर को। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी होता है, जो मेटल पावरफुल है या जो एलिमेंट पावरफुल है वो कम पावरफुल यानी कमजोर मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब इसको याद कैसे रखा जाए, कौन पावरफुल है कौन कमजोर है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। गाना सा है, गाने तो सभी बच्चे याद कर लेते हैं, ऐसे ही ये भी गाना सा है। पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ कौन कौन सी मेटल है, आपने पढ़ी जरूर होगी। पोटेशियम जो सबसे ऊपर है, सबसे पावरफुल है। सबसे पावरफुल कौन सी? पोटेशियम। यानी सबसे रिएक्टिव कौन सी? पोटेशियम। यानी ये जहां भी आएगा सबको भगाएगा और खुद वहां बैठ जाएगा। उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें ओनली नॉन मेटल है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सिंबल आपको याद होने चाहिए, 9th क्लास में पढ़े थे। पोटेशियम का K, सोडियम का Na, क्लोरीन का, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au। ठीक है, अब इसे याद कैसे करना है, गाने की तरह याद कर लो। मैंने गाना ही लिखा है, आप भी इससे याद कर सकते हैं। कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा संग घूमने। मतलब यहाँ पे कोई बंदा है, वो अपनी दोस्त को घुमाने ले जाना चाहता है मथुरा, और उसके लिए कार मांग रहा है अपने दोस्त से। और कार कौन सी? अल्टो, जो पहले चलती थी बहुत। तो उसी से ये एक गाना से बनाया है, कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा संग घूमने। ये गाना वैसे बहुत पॉपुलर सा है, ऐसा नहीं है कि मेरा अपना बनाया हुआ है। कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा संग घूमने। कुड़ी मतलब के से कुड़ी, के से पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम का सिंबल के है। नाल मतलब नाल से Na से सोडियम भी होता है, क्योंकि सोडियम का सिंबल Na है। कार Ca, इसमें आप सिंबल देख सकते हो, कार Ca कैल्शियम का सिंबल है। मांगो, आवाज से पता चल रहा है, मैग्नीशियम। अल्टो Al, एल्यूमिनियम। जिसको जेड की बात हो रही है, यानी जिंक। फिर अब इसमें फिर Fe मतलब आयरन। लेकर यानी लेड। कुछ नाम सिंबल से मैच हो रहे हैं, कुछ नाम इनके नाम से ही मैच हो रहे हैं। हम हाइड्रोजन, चले कॉपर, मथुरा मरकरी,
संग सिल्वर, इन्हें ऐसे कर सकते हो जो नाम से मैच हो रहे हो उन्हें उनसे अंडरलाइन कर लो। घूमने गोल्ड, ठीक है, ये सीरीज जरूर याद कर लेना। इसमें क्या है, जो ऊपर बैठा है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं पेपर में। जैसे पहली रिएक्शन दी गई है जेडन, ये वाला जेडन लिया गया जिंक, आप जानते हो 9th क्लास में तो सिंबल पढ़े होंगे जिंक, सॉलिड स्टेट में लिया गया और इसे किसमें डाला गया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। एक्वस लिखा हुआ है, सॉल्यूशन मतलब पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट पता होगी ब्लू कलर का होता है, वरना याद रखो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, ये दो फेमस कंपाउंड है केमिस्ट्री के। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। जब जिंक की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराई तो यहाँ दो दोस्तों ने कॉपर और सल्फेट, अब देखते हैं जिंक का है और कॉपर का है, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो ज्यादा पावरफुल कौन है, जिंक, जो ऊपर है वो पावरफुल है, तो जिंक कॉपर को भगा देगा क्योंकि वो ऊपर बैठा है, वो ज्यादा पावरफुल है। जिंक आएगा कॉपर को भगा देगा और खुद सल्फेट के पास बैठ जाएगा, इसलिए बन जाएगा जिंक सल्फेट, और ये एक्वस बनेगा, और कॉपर नीचे बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा, और कॉपर सबको पता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर के पार्टिकल्स नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आता है, एक तो इस तरह से आता है, इसमें कलर चेंज क्या हो रहा है, ब्लू से कलरलेस हो रहा है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है और जिंक सल्फेट कलरलेस है, ब्लू से कलरलेस हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आया हुआ है कि हमने एक जिंक प्लेट को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, कुछ देर बाद देखा उसमें होल्स हो गए हैं, यानी छेद हो गए हैं, तो वो क्यों गए, क्योंकि वहां से जिंक निकलकर सल्फेट के साथ चला गया और जिंक सल्फेट बना लिया। जैसे प्लेट है मान लिया कॉपर की, उसमें से कहीं कहीं से जिंक निकल गया, क्योंकि जिंक तो निकलेगा ही ना जब जिंक को रिएक्शन करनी है इसमें से, और वो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगा के खुद यहाँ सल्फेट के साथ बैठ के जिंक सल्फेट बनाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ जगह खाली हो जाती है और जिंक की प्लेट में कुछ होल्स हो जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, वरना डायरेक्ट भी क्वेश्चन आया है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन इसी का आया हुआ है आयरन का, यहाँ तो जिंक था, यहाँ हमने आयरन लिया है। अब की बात आयरन पहले देख लेते कहाँ पे है, आयरन यहाँ पर है और ये भी कॉपर से ऊपर है, यानी आयरन भी कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन सॉलिड फॉर्म में कॉपर सल्फेट में डाला जो कि एक्वस है हमारा, और क्या बना, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट भी कहते हैं हम इसे, ग्रीन कलर का होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ग्रीन कलर का होता है इसका क्रिस्टल। तो यहाँ कलर कैसे चेंज हो रहा है, ब्लू से ग्रीन कलर और साथ में कॉपर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ रहा है, इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि हमने आयरन नेल ली, आयरन नेल समझते हो, कील, एक कील ली हमने इस तरह से और इसे कॉपर सल्फेट के एक सॉल्यूशन में डाल दिया। कुछ देर बाद हमने देखा कि जो कलर है सॉल्यूशन का वो ब्लू से ग्रीन हो गया और इसके ऊपर कुछ रेड कलर का पार्टिकल जमा हो गया है आयरन नेल के ऊपर। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है। कलर ब्लू से ग्रीन इसलिए हुआ है क्योंकि कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया, आयरन ने कॉपर को भगा के खुद यहाँ बैठ गया है, और इस पर जो रेड कलर के पार्टिकल इकट्ठे हुए हैं वो कॉपर के हैं, रेडिश ब्राउन कलर के पार्टिकल होते हैं, कॉपर रेडिश ब्राउन होता है, देखा होगा आपने घर में सबके होते हैं कॉपर के बर्तन या कॉपर के वायर्स, तो सभी के होते ही है फिटिंग, ठीक है। तो ये आयरन नेल पर क्वेश्चन बहुत आ रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, केवल Fe को SO4 के साथ बिठा देना है और Cu को अलग कर देना है। जैसे क्लास में मैम करती है ना, अगर दो बच्चे ज्यादा ही बातें कर रहे हो तो उन्हें अलग अलग कर देती है और वहाँ किसी और को बिठा देती है, बस ऐसे ही करना है। Fe के साथ सल्फेट के साथ Fe को बिठा देना है, कॉपर को अलग कर देना है, ऐसे इसमें सल्फेट के साथ जिंक को बिठा देना, कॉपर को अलग कर देना। क्यों, कॉपर कम पावरफुल है, इसे कोई भी भगा सकता है। तो जिंक ने भी इसे भगा दिया, आयरन ने भी इसे भगा दिया और खुद वहां बैठ गए। कलर चेंज याद रखना है, ब्लू से कलरलेस क्योंकि जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, ये ब्लू से ग्रीन क्योंकि फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन ये सब
हाइड्रोजन के लिए भी देते हैं, यानी एसिड के लिए भी देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एसिड बनाता है। तो जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन H2SO4, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो इसमें भी बस आप H2 को हटा दो और सल्फेट के साथ जिंक को बिठा दो, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, तो हाइड्रोजन को हटा देगा, भगा देगा। वही जिंक सल्फेट के ऊपर बन रहा था और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, चाहे जी लिखो चाहे एरो दिखाओ, और इसमें हीट भी निकलती है। ठीक है, तो ये जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है। H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अगर लिखा आ गया जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यही रिएक्शन आपको लिखनी है, रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद होगा या याद करना पड़ेगा, H2SO4। सबसे सिंपल फॉर्म को कंपाउंड है केमिस्ट्री का, किंग ऑफ एसिड भी इसे कहते हैं। जब केमिस्ट्री की शुरुआत होती है तो बच्चा इसे सबसे पहले पढ़ता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये वही एसिड है जो आपके बैटरी में भी होता है, हमारा जो इन्वर्टर का बैटरी होता है उसमें यही वाला एसिड होता है, H2SO4। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करा कि बार जिंक की जगह मैग्नीशियम मेटल ले ली, मैग्नीशियम ये ली 4th नंबर पे, और इसकी रिएक्शन करा दी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी एसिड है H2SO4 की तरह, और ये भी पावरफुल एसिड होता है अपने आप में, काफी हमारे स्टमक में बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या HCl से कराई, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, तो ये यहाँ से अगेन हाइड्रोजन को भगाएगा और क्लोरीन के साथ खुद बैठ जाएगा, और कंपाउंड बनेगा MgCl2। क्या बनेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन की यूज होगी और हीट भी। ठीक है, अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। ऊपर वाली से बैलेंस थी, यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो बस आपको यहाँ 2 लगाना है, हो गई बैलेंस। हाइड्रोजन भी 2 हो गई, बैलेंस है। अब हो सकता है आपका MgCl2 फॉर्मूला बनाना ना आता हो, ये वैसे 9th क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन मैं एक बार यहाँ बता रहा हूँ। मैग्नीशियम लिखो, क्लोरीन लिखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए 2 होती है, 9th क्लास में पढ़ी थी। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो आखिरी वाले होते हैं वही वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे हमने 2 वैलेंसी लिख दी मैग्नीशियम की, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ये सबको पता है। फिर वैलेंसी को हम क्रिस क्रॉस, यानी इसकी वैलेंसी इस पर, इसकी वैलेंसी इस पर चढ़ा देते हैं, और फॉर्मूला बनता है Mg1Cl2, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो फॉर्मूला बना MgCl2। इसलिए यहाँ पे हमें फॉर्मूले को ध्यान रखना होगा कैसे बनाए। अब अगली रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री की नहीं है, हमारे डेली पर्पज में भी, मतलब हमारे कमर्शियल पर्पज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम की आयरन ऑक्साइड से, या फिर आयरन 3 ऑक्साइड से। आयरन 3 क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी है वो 3 है, Fe2O3। ये भी इसी तरह से बनेगा फॉर्मूला। अगर आप आयरन लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे, तो आयरन की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2, और फिर क्रिस क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। इसलिए इसे आयरन 3 ऑक्साइड भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है एल्यूमिनियम के आयरन 3 ऑक्साइड से, बताओ। इस तरह से लिखा हुआ आयरन, और 3 रोमन में लिखा होगा, इस तरह से रोमन में लिखा होगा हमेशा, क्योंकि केमिस्ट्री में रूल है कंपाउंड की जब वैलेंसी बताएंगे तो रोमन में लिखेंगे, आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो बस आपको कुछ नहीं, ऐसे Fe को भगा देना है। क्यों, आप ये देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर है और Fe कहां पर है, Fe आयरन एक छोड़ के नीचे है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा पावरफुल हो गया ना, क्योंकि Fe से ऊपर बैठा है, जो ऊपर बैठा है वो पावरफुल है, वो दूसरे को भगा देगा। तो एल्यूमिनियम ज्यादा पावरफुल आयरन से, ये आयरन को भगा देगा और खुद बना लेगा Al2O3। ठीक है, Al2O3 का भी आप देख सकते हो फॉर्मेशन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, ये क्रिस क्रॉस करा दी गई है, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस होती है, यही रूल है, आपने 9th में पढ़ा होगा Al2O3 फॉर्मूला बनाने का। साथ में आयरन बनेगा, ये मोल्टन फॉर्म में बनेगा,
और ये हीट निकलेगी। अभी आप थर्ड लेसन में पढ़ोगे, इसे थर्माइट रिएक्शन कहते हैं और ये रेलवे ट्रैक को जोड़ने में काम आती है। जो हमारे ट्रेन के रेलवे ट्रैक होते हैं वो जब कभी टूट जाते हैं तो इसी रिएक्शन की हेल्प से वो जोड़े जाते हैं वास्तव में। ठीक है, यहाँ पे हमें हीट भी कराना पड़ता है थोड़ा सा, और ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दी गई, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि हमने एक मेटल लिया और दूसरा एक मेटल का कंपाउंड लिया है और उन्हें मिलाया है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, पर जब हीट कराया है तो एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जो हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा हीट निकल रही है। तो बताओ वो कौन सी रिएक्शन है? असल में उस पे वहां पे इसी रिएक्शन की बात की गई है, क्योंकि जब इन्हें ऐसे डाल दोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, थोड़ा सा हीट कराओगे तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज हो, जिसमें टेम्परेचर बढ़े, जिसमें एकदम बहुत तेज गर्मी निकले, तो इसमें इतनी हीट रिलीज होती है कि आयरन पिघल जाता है और जहाँ पे रेलवे ट्रैक टूटा होता है वहां पे भर जाता है और इस तरह से रेलवे ट्रैक जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की थर्माइट रिएक्शन पूछी गई है पेपर में। डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है या फिर इस तरह से भी पूछी जा सकती है, जैसे मैंने बताया, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई है कि एक मेटल लिया, एक मेटल का कंपाउंड, उन्हें जनरली मिलाने पर तो रिएक्शन नहीं हो रही, थोड़ा सा हीट कराने पे हाईली एक्सोथर्मिक हो रही है। तो जब मेटल और मेटल का कंपाउंड है तो यानी ये थर्माइट रिएक्शन की बात हो रही है, एल्यूमिनियम की आयरन ऑक्साइड से रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अगली आती है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3, तो बनेगा जिंक नाइट्रेट। आप देख रहे हो लगातार, यहाँ पे भी, यहाँ नाइट्रेट था, यहाँ ऑक्साइड था, यहाँ क्लोराइड था और यहाँ सब जगह सल्फेट था। ये सारे पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। बस उन्हीं के आगे जो मेटल है उसे भगाना है और दूसरी मेटल को बिठाना है जो पावरफुल है। तो हमने जिंक को बिठा के जिंक नाइट्रेट बना दिया, पर यहाँ बनेगा ट्वाइस नाइट्रेट पे ट्वाइस। क्यों? क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, जिंक की 2 नाइट्रेट की 1 क्रिस क्रॉस करके बनेगा जिंक नाइट्रेट ट्वाइस। और सिल्वर, अब यहाँ पे हमें बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाओ, अब सिल्वर 2 है तो यहाँ भी 2 लगाओ। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बनते हैं। अब ये जो वाली रिएक्शन थी हमारी जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से, इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में। किस तरह से? इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब दिखाई गई है, इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाले गए। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटी बोले जिंक की, इस तरह की छोटी छोटी बोले, जैसे आयरन की कीले होती है इसकी बोले होती है, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया, यही वाला H2SO4, और इनको रिएक्ट कराया गया है। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, इन्होंने एक कनेक्टर लिंक लिया और उससे पानी में डाल दिया गया। पानी का एक टैंकर है छोटा सा, मतलब पानी भरा हुआ है बीकर में, और यहाँ पे बुलबुले निकल रहे हैं। और बुलबुले निकलने का मतलब तो आप समझते हो, यानी कोई गैस निकल रही है, जैसे नहाते हुए मग्गे को टेढ़ा बनाकर तो बुलबुले निकलते हैं हवा के। तो ये पूछा गया ये कौन सी गैस है डायग्राम से। अब अगर आपको रिएक्शन याद है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गैस है ये, क्योंकि इसने सल्फेट को भगा दिया और हाइड्रोजन को, वो सल्फेट के साथ खुद बैठ गया और हाइड्रोजन को भगा दिया, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो गई। अब इसमें ऑप्शन को थोड़ा घुमा दिया गया है। इसमें पहला कहा गया है ऑक्सीजन ड्यू टू विच कैंडल बर्न्स, क्या ये ऑक्सीजन है जिसकी वजह से कैंडल जलती है? पहली बात तो ऑक्सीजन है ही नहीं है। CO2 है विच एक्सटिंग्विश कैंडल, जो है कैंडल को बुझा देती है, CO2 आपको बुझाती है, ये CO2 भी नहीं है। SO2 है विच इज सफोकेटिंग, SO2 तो है ही नहीं है। और H2 है विच बर्न्स विद पॉप साउंड, हाँ ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन याद रखना पॉप साउंड के साथ फटती है। मतलब अगर आप हाइड्रोजन में आग लगाओगे तो एकदम पटाखा फटेगा। जैसे हाइड्रोजन का एक गुब्बारा लो जो हवा मोड़ जाते हैं गुब्बारे बच्चों के, अगर आप उन्हें जला के देखोगे तो एकदम पॉप साउंड के साथ फटेंगे। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि वो पॉप साउंड के साथ फटती है। कल को मान ले दोबारा ये क्वेश्चन आया और चारों ऑप्शन में हाइड्रोजन रख दिया और उनके आगे लिख दिया, एक में हाइड्रोजन बर्न्स कैंडल, एक में लिख दिया हाइड्रोजन एक्सटिंग्विश कैंडल, एक में लिख दिया हाइड्रोजन सफोकेटिंग, और एक में यही लिख दिया हाइड्रोजन बर्न विद पॉप साउंड। तो आपको इसी पे टिक करना है, हाइड्रोजन बर्न विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन एकदम पट 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 ऐसे फटती है जैसे पटाखा। ठीक है,
तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करनी है, इसमें आपको ये सीरीज याद करनी पड़ेगी। ये सीरीज आपकी सेकंड लेसन में, थर्ड लेसन में भी काम आएगी, ये पूरी केमिस्ट्री में 10th क्लास में काम आएगी और आगे भी काम आएगी। तो इस सीरीज पे याद कर लीजिए। इससे में आपको इतना जरूर याद रखना है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ये सब पावरफुल है आयरन से और कॉपर से, और आयरन पावरफुल है कॉपर से, क्योंकि यही सब यहाँ पे यूज हुए हैं जनरली अभी तो इस लेसन में। ठीक है, एक बार वो देख लो, जैसे जिंक है, उसने कॉपर और सल्फेट की दोस्ती तोड़वा दी, कॉपर को भगा दिया और खुद सल्फेट के साथ बैठ गया। ठीक है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, या आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जिंक कॉपर को क्यों भगा रहा है, सल्फेट को क्यों नहीं भगा रहा। तो इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लिया दो दोस्त, एक बॉय है एक गर्ल है, अब बाहर से एक और बॉय आ गया, तो उस बॉय को ही तो भगा के उस गर्ल का फ्रेंड बनेगा। तो यहाँ पे आप ये समझो कि जो मेटल है, सेम है, ये बॉय है, और ये सल्फेट है, ये गर्ल है, तो इन्हें इसे भगा दिया, खुद इसका दोस्त बन गया। बस इस तरह से सिंपल से याद रखना है। ठीक है, इसलिए ये कॉपर को भगा रहा है। ऐसे यहाँ पे आयरन भी कॉपर को भगा रहा है, यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन को भगा रहा है, और खुद सल्फेट के दोस्त बन जा रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन को भगा रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आयरन को भगा रहा है, और यहाँ पे जिंक सिल्वर को भगा रहा है। जो ज्यादा पावरफुल है वो कम को भगा रहा है, मतलब हर खुद यहाँ बैठ जा रहे हो, खुद इनके साथ कंपाउंड बना रहे हैं, यानी इन्हें भगा दे और खुद इसके साथ दोस्ती कर ली। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने का आप 9th क्लास का देख सकते हो, ये याद कर लो, और क्वेश्चन इसी तरह से आ रहे हैं। इसमें आयरन नेल का जरूर ध्यान रखना, आयरन नेल कर क्वेश्चन हर बार आ रहा है। आयरन नेल मतलब लोहे की कील ली है। ठीक है, इसमें जिंक प्लेट करके भी क्वेश्चन आ सकता है, या जिंक ग्रैन्यूल करके भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें भी जिंक ग्रैन्यूल करके क्वेश्चन आ सकता है। इसमें थर्माइट रिएक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, और ये वाली रिएक्शन पूछने को आ रही है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है पहचानो। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट में एक खास बात यह कि एक मेटल तो अकेली होगी और एक मेटल पेयर में होगी। ठीक है, इस तरह से पूछे। बस एक चीज और ध्यान रख सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम, कि जैसे ये सल्फेट पे माइनस चार्ज होता है और मेटल पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज वाला प्लस चार्ज को भगाकर, कमजोर वाले प्लस चार्ज मेटल को भगाकर खुद माइनस चार्ज के साथ बैठ जा रहा है। तो एक बार पूछा गया है शायद कि ये किस बेसिस पे भगा रहे हैं, चार्जेस के बेसिस पे भगा रहे हैं, चार्जेस, आयंस। इस पे प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, पर इस पे माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज माइनस के पास जाता है, और यह ज्यादा पावरफुल प्लस चार्ज वाला मेटल है। ये कब, तो इस तरह से भी पूछा गया है। ओके, थैंक यू।